प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को अर्थशास्त्र में पाठ 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का अध्ययन करना है। तो आप सभी लोगों को यह देखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रक कौन कौन से हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, इन क्षेत्रकों का अध्ययन करना है और इन्हीं क्षेत्रकों पर भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से निर्भर है। उत्पादन गतिविधियां तथा सेवाओं को महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करके समझा जा सकता है। आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्रक अर्थात जहाँ से हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, उन बिंदुओं को आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना होगा, जिसमें नंबर 1 धन कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियों को आर्थिक गतिविधियों के नाम से जाना जाता है। आर्थिक गतिविधियों को निम्नलिखित 3 अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। नंबर 2 संगठित और असंगठित क्षेत्र। नंबर 3 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। इस तरह से ये आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण 3 क्षेत्र हैं। भारत के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए आपको सबसे सर्वप्रथम प्राथमिक क्षेत्र का अध्ययन करना होगा। इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को प्राथमिक उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। इनमें कृषि, डेयरी, मत्स्य, खनन और तेल एवं गैस की निकासी इत्यादि को शामिल किया जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्रक हैं। नंबर 2 द्वितीयक क्षेत्रक। इसमें प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इस क्षेत्र में वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। यह प्रक्रिया विनिर्माण कारखानों, कार्यशाला या घर में पूर्ण रूप से की जा सकती है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायक गतिविधियों को तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया गया है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संचार, भंडारण, सूचना प्रौद्योगिकी व सॉफ्टवेयर उद्योग आते हैं। तीनों क्षेत्रों की तुलना कई रूपों में की जा सकती है। क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, समय के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से
द्वितीयक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती हैं। वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत में प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र वर्ष 1973 और 74 में घरेलू सकल उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का प्रभुत्व अधिक था, लेकिन वर्ष 2013 और 2014 में घरेलू सकल उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का प्रभुता अधिक हो गया। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र में अच्छे विकास के कारण सेवा में विकास अधिक तेजी से हुआ है। सेवा क्षेत्र केवल एक छोटा खंड उच्च कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार देता है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को रोजगार। हालांकि प्राथमिक क्षेत्र की जीडीपी में हिस्सेदारी कम है, परंतु अब यह 50% से अधिक लोगों को रोजगार देता है। माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र में पर्याप्त रोजगार उत्पन्न नहीं किए हैं। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? प्राथमिक क्षेत्र आज भी रोजगार का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। वर्ष 1977 और 1978 एवं 2017 और 2018 तक की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 9 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई है, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अन्य बेरोजगारी है। अधिक रोजगार विकसित करना, तकनीकी और संस्थागत उपाय। इसके अंतर्गत तकनीकी सुविधाएं जैसे संकर बीज, कृषि की आधुनिक तकनीक के बारे में बताया जाता है। संस्थागत समर्थन, बाजार भंडारण की सुविधा में किसानों के रोजगार में वृद्धि की है। संबद्ध कृषि का संवर्धन, किसानों को संबद्ध कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। पशुपालन, मधुपालन, मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है। लघु उद्योगों और बैंक ऋण की ओर ध्यान केंद्रित करना, ग्रामीण आदि क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सकता है। इसमें वाणिज्यिक बैंक कम दरों पर ब्याज उपलब्ध कराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण अवसंरचना में सुधार, सरकार को गांवों और बाजार के मध्य अवसंरचना में अधिक निवेश करना चाहिए। यह किसानों को और अधिक उत्पादक रोजगार प्रदान करेगा।
शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में सुधार, गांवों में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन किया जाए, विद्यालयों की स्थापना की जाए, पर्यटन और क्षेत्रीय शिल्प उद्योग ग्रामीणों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नरेगा 2005 वर्ष 2005 में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम तैयार किया गया। बाद में इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में बदल दिया गया। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी से पीड़ित महिलाओं को लक्षित करती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त संगठित और असंगठित क्षेत्र, जिसमें आप देखेंगे संगठित क्षेत्र क्या है, जहां रोजगार की अवधि नियमित व सुनिश्चित होती है, संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों को कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम तथा ग्रेजुटी अधिनियम का पालन करना पड़ता है। इन क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। असंगठित क्षेत्र, इन क्षेत्र के उद्यम सरकार के साथ पंजीकृत नहीं होते हैं। मरम्मत कार्यकर्ता तथा घरेलू नौकर आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि रहित कृषि मजदूर, छोटे और सीमांत किसान आदि इसमें शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में कृषि में 80% लोग कार्यरत हैं। इस क्षेत्र में बिना कारण के कामगार को किसी भी समय नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों की सुरक्षा, इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का संरक्षण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। सरकार को उन्हें अनिवार्य बीमा प्रदान करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के अतिरिक्त रोजगार के विकल्प का विकास करना चाहिए। इन उद्देश्य के लिए अर्थव्यवस्था में कौशल विकास को बढ़ावा देना चाहिए। स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियां पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र कल्याण के उद्देश्य से कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के
वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। निजी क्षेत्र लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका संचार, सड़कों का विकास और रोजगार पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है। किसानों से खाद्यान्न खरीदने का समर्थन करना और न्यूनतम कीमत पर आपूर्ति करके गरीब लोगों का समर्थन करना है। इस तरह से आप सभी लोगों को भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में अभी आप सभी लोगों को बता रहे थे और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस वादन को अवश्य सुने, ध्यान से सुने, मनन करें, अपनी किताब का भी अध्ययन करें और याद भी करते रहें। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।